स्वागत है आपका इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं तमन्ना इनामदार दत्ता। आज इस बात में दो राय नहीं कि इकोनॉमी की हालत बेहद खराब है। बड़ी बहस तो इस बात पर है कि इतने बुरे इकोनॉमिक माहौल के पीछे कौन जिम्मेदार है। एक तरफ सरकार कहती है कि अंतर्राष्ट्रीय हालात बुरे हैं और इसका असर भारत पर भी पड़ा है। दूसरी तरफ दावा है कि 2008 के बाद यूपीए सरकार की नीतियों की वजह से आज ऐसा हाल है। इसी तर्क का जिक्र हुआ अखबार में छपे एक लेख में हाल ही में। इसके आधार पर हम आपके सामने रख रहे हैं यूपीए सरकार के बर्बादी के 5 कदम। पहला, 2009 के चुनावों के पहले सामाजिक स्कीमों पर भारी खर्च। दूसरा, 2009 में चढ़ते रुपए पर कंट्रोल नहीं रखना। तीसरा, 2010 में घोटालों की बहार। चौथा, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की अनदेखी। और पांचवा, इस साल जुलाई में गिरते रुपए को बचाने के ऐसे कदम जिससे ग्रोथ को भारी धक्का लगा है। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस की तरफ से बात करेंगे भाल चंद्र मुंगेकर, बीजेपी की तरफ से होंगे पीयूष गोयल और अनिल सिंह भी होंगे हमारे साथ, चेयरमैन आईकैन इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स, इकोनॉमिक विशेषज्ञ। तो शुरू करते हैं पहले अनिल सिंघवी से, चूंकि कांग्रेस और बीजेपी के पास हम इसके बाद उनकी राय लेंगे। सिंघवी साहब, आपने हमारे 5 कदमों को सुना, बर्बादी के 5 कदम। इसमें और कई सारे भी जुड़ सकते हैं। बहुत सारे कदम हो सकते हैं। पिछले अगर आप 5 साल में देखें, और आपने सही कहा कि 5 साल के अंदर जो हमारा हाल हुआ है, मेरे ख्याल से इतने सालों में कभी नहीं हुआ है। और ये हाल हुआ है उसके बावजूद कि जो है वी हैव मनमोहन सिंह, पी चिदम्बरम, मोन्तेग सिंह अहलूवालिया, सुब्बा राव और रंगराजन। इससे ज़्यादा तो हमारे पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम में कभी भी किसी भी पार्टी के पास में इतने ज़्यादा विशेषज्ञ नहीं हुए। और उसके बावजूद तो शायद ये होगा टू मैनी कुक्स स्पॉइल द ब्रॉथ। आई थिंक मेरे हिसाब से सबसे बड़ा काम ये होगा कि बहुत सारे रसोइये हैं और खाना पूरा बर्बाद हो चुका है। यहाँ पर गोयल साहब, बार बार सरकार की तरफ से ये तर्क आता है कि इकोनॉमिक हालात पूरी दुनिया में खराब है, ग्लोबल फैक्टर्स ऐसे हैं, सिर्फ हमें मार नहीं मिली है। तमन्ना जी, अगर ग्लोबल फैक्टर्स के ऊपर ही पूरी जिम्मेदारी है तो फिर तो जब अच्छे हालात थे वो भी ग्लोबल फैक्टर्स की वजह से होने चाहिए थे। तो क्या ये सरकार ये दावा कर रही है कि वो एकदम असमर्थ है, ना अच्छा कर सकती है ना बुरा, सभी कुछ ग्लोबल फैक्टर्स है? क्या ग्लोबल फैक्टर्स की वजह से इतनी करप्शन हुई है, इतने भ्रष्टाचार हुआ है? क्या ग्लोबल फैक्टर्स की वजह से मंत्री आपस में लड़ रहे हैं कि जिससे कोई प्रोजेक्ट्स की क्लियरेंसेज नहीं हो रही है? क्या ग्लोबल फैक्टर्स की वजह से कोयले की आउटपुट गिर रही है और 15 महीने लगे पुलक चैटर्जी कमेटी को उसका कुछ एक फॉर्मूला बनाने में? क्या ग्लोबल फैक्टर्स की वजह से 7 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट फंसे हुए हैं सरकारी अप्रूवल्स और लैंड एक्विजिशन में? मेरे ख्याल से भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो डोमेस्टिक मार्केट इतनी बड़ी है, हमारे पास एक युवा शक्ति इतनी बड़ी है जिसको हम अगर ठीक से काम दें, ठीक से काम पे लगाएं, और जो बेरोजगारी सरकार के राज में देखने को मिली, जब एनडीए के राज में 6 करोड़ जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हुई, इनके राज में सिर्फ 20 लाख जॉब अपॉर्चुनिटीज हुई। ये सब हालात हैं जिसकी वजह से आज देश इतने बुरे आर्थिक संकट में है। मुझे लगता है विदेशी हाथ नहीं, इसमें कांग्रेस के हाथ की जिम्मेदारी। मुंगेकर साहब, आपसे पहला डिफेंस में चाहूंगी और पहले पॉइंट को हम लेते हैं। पहला कंटेंशन ये है कि 2009 के चुनावों के पहले पिटारा इस तरह खोला गया कि उससे अब तक हम जूझ रहे हैं, चाहे वो नरेगा जैसी स्कीम हो, पेमेंट्स में इंक्रीजेस हो, सब्सिडीज में इंक्रीजेस हो। देखिए कि 2009 के पहले और 2009 के बाद सरकार ने जो कदम उठाए इकोनॉमी सुधारने के लिए, उसका मैं पूरा समर्थन करता हूँ। एक बात तो यह है कि ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस सितंबर 2008 के होने के बाद यदि सरकार ने स्टिमुलस नहीं देते तो इकोनॉमी का जो रेट ऑफ ग्रोथ इन दैट ईयर में 6.5% था, तो नहीं हो सकता था। दूसरी बात यह है कि जो एक्सपेंडिचर हो गया, आपने नेशनल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम की जिक्र की जी। अभी देखिए अगले पीछे 3 बरस में यदि हम इन्वेस्टमेंट और कंजम्पशन दोनों का रोल देखेंगे इकोनॉमिक ग्रोथ सिक्योर करने में, तो दैट इज कंजम्पशन लेड ग्रोथ। तीसरी बात यह है कि 11 प्लान में सरकार ने, यूपीए सरकार ने एक इंक्लूसिव ग्रोथ यानी सर्वसमावेशक विकास की बात की थी। और मैं समझता हूँ कि नेशनल एम्प्लॉयमेंट, महात्मा गांधी नेशनल एम्प्लॉयमेंट के बारे में उनकी कमियां होने के बावजूद भी आज कम से कम
5 या 6 नहीं, करोड़ ये बहुत ही अच्छी की बात है मुंगेकर ग्रामीण साहब कि कुटुंब है। आपने कमियों का जिक्र किया, क्योंकि बात है कि नरेगा स्कीम बहुत सारे लोग मानते हैं कि जिस उद्देश्य से बढ़ाया गया था उसमें बिल्कुल फेल हुआ था। और अनिल सिंह भी ऐसे खर्चे जिनको वापस लेना बहुत बिल्कुल मुश्किल फेल था। वन मिनट मुंगेकर साहब, आप एक चीज बिल्कुल भूल रहे हैं कि जो आप बात बता रहे हैं वो इन्फ्लेशनरी सिचुएशन है। आप इकोनॉमिस्ट हैं, माफी चाहूंगा, पर आप जिस चीज की बात कर रहे हैं उसी से हमारा आज इन्फ्लेशन इतना बड़ा है। विदाउट प्रोडक्टिविटी अगर आपने पैसा हाथ में डाला, और हमने किया क्या पिछले 5 सालों में, सप्लाई साइड को बिल्कुल खत्म कर दिया। सप्लाई साइड हुए नहीं, मैन्युफैक्चरिंग को आपने बिल्कुल रवाना कर दिया। सारे जो पिछले 5 साल के जो आपके कदम रहे हैं वो हाथ में पैसा दे दिया, पर सप्लाई कहाँ चीज़ों की। तो आज जो इन्फ्लेशन है, और हर पिछले 3 साल से आप हर चीज़ को इनकार करते आ रहे हैं। चाहे आप चिदम्बरम साहब को ले लीजिए, मोहनतेज सिंह अलीवाले को लीजिए, सब बोलते हैं कम सितंबर इन्फ्लेशन विल कम डाउन, कम दिसंबर इन्फ्लेशन विल कम डाउन। वो क्या बात करने से इन्फ्लेशन नीचे आएगा या एक महीना जाने से आएगा? कैलेंडर बदलते गए पर इन्फ्लेशन तो नीचे आया नहीं। तो आपकी जो स्कीम्स रही हैं सारी की सारी इन्फ्लेशन की जवाबदार हैं। आप भले कितनी उसके बारे में बात कर लीजिए, पर मेरे हिसाब से मैं ना तो कांग्रेस का हूं ना बीजेपी का हूं। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि ये इन्फ्लेशनरी सिचुएशन रही है और आगे चलते इसके और बड़े बुरे परिणाम आने वाले हैं, आप कितनी भी उसकी तारीफ कर लीजिए। चलिए एक दूसरी तरफ से सवाल पीयूष साहब आपके लिए। आज जब वित्त मंत्री कहते हैं कि इन्फ्लेशन पर हम काबू पा लेंगे, उन्होंने दावा किया बार बार करंट अकाउंट डेफिसिट को खास तौर पर लेकर, जो सबसे बड़ी चिंता है कि उसे मैं अगले वित्तीय साल तक 4% के नीचे ले आऊंगा, तो क्यों ना भरोसा किया जाए? आप उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखिए। पहले उन्होंने फिस्कल मिसमैनेजमेंट की, आज तो मुंगेकर साहब ने खुद ही एक्नॉलेज किया कि बस ग्रोथ को दिखाने के लिए उन्होंने फिस्कल प्रूडेंस कंप्लीटली खत्म करके जो 8 और 9 में कदम लिए, वो स्वाभाविक था कि उसका भुगतान आगे चल के देश को देना पड़ेगा। आखिर लोन वेवर किया, लोन वेवर से एक तो फार्मर को ये मैसेज दिया कि आगे से आपको लोन रिपे नहीं करना, और दूसरा उसका बजट में प्रोविजन नहीं किया। आगे आने वाले 3 वर्षों में उसका प्रोविजन किया। बैंकों की बैलेंस शीट में दिखाया गया कि सरकार से पैसा आना है, और सरकार ने अपनी बैलेंस शीट बनानी नहीं होती है क्योंकि वो तो कैश बेसिस पे करते हैं। तो जो फिस्कल मिसमैनेजमेंट 2008-9 से शुरू किया, उसका भुगतान देश भर रहा है, इसलिए उनके ऊपर विश्वास नहीं किया जा सकता है जी। खास करके जब प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री दोनों देश को मिसलीड कर रहे हैं, जब वो कह रहे हैं कि हमने करंट अकाउंट डेफिसिट को बड़े खूबी तरीके से मैनेज किया है। कैसे मैनेज किया है? फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व शायद मेंटेन किए, 10-12 बिलियन डॉलर गिरे, लेकिन जो एक्सटर्नल डेट है, जो बोरोइंग है, वो 200 बिलियन से उठ के 390 बिलियन हो गई है। तो अगर आप FII इन्वेस्टमेंट, जो हॉट मनी है, जो कभी भी भाग सकता है, देश से जा सकता है, साथ में शॉर्ट टर्म डेट जो 4 बिलियन था उसको 96 बिलियन कर दिया है। आज स्थिति यह है कि अगले 12 महीने में 170 बिलियन की रीपेमेंट ड्यू है, 80, 90, 100 बिलियन एडिशनल करंट अकाउंट डेफिसिट है। मुझे विश्वास है ये सरकार उसको मैनेज नहीं कर पाएगी, और अगर करेगी जी गोयल साहब, एक्सटर्नल डेट इतना बढ़ जाएगा कि देश की हालत और डॉलर की कीमत और बढ़ते ही जाएगी। यहाँ पर सवाल ये है कि क्या ये जो हालत है ये इंटरनेशनल जो एनवायरनमेंट है उससे बनी हुई है या सरकार की तरफ से बनाई गई है? इस पर हम चर्चा जारी रखेंगे। छोटे से ब्रेक के बाद आगे बात करेंगे दो बड़े ही कंटेंशियस पॉइंट की, एक तो रुपए का हाल और दूसरी तरफ 2010 में घोटालों की बहार। जाएगा नहीं। पर हम चर्चा कर रहे हैं 5 कदम बर्बादी की तरफ जो यूपीए सरकार ने उठाए हैं। उनमें फहरिस्त वैसे काफी लंबी है, लेकिन एक बड़े कदम जिसकी बात करते हैं 2010 से शुरू हुए पूरे घोटालों की एक बहार, एक एक करके घोटाले खुलते गए और इसका असर पड़ा है पूरे देश पर, इकोनॉमी पर। अनिल सिंघवी भी हमारे साथ है, पीयूष गोयल और भालचंद्र मुंगेकर। अनिल सिंघवी, किस तरह का इम्पैक्ट पड़ा घोटालों की? एक सप्लाई साइड शॉक, काम बिल्कुल बंद हो गया, नए प्रोजेक्ट्स क्लियरेंसेस बिल्कुल बंद हो गए, ठप हो गए। देखिए, उसका दोनों काम हुआ। एक जो पैसा इतना जो करप्शन में गया था, वो पैसा मेरे ख्याल से बिकॉज ऑफ एक्सेस लिक्विडिटी ग्लोबल में थी और अपने बाजार भी काफ़ी ऊपर थे, तो जो पैसा जो दिया गया इस करप्शन के हिसाब से, तो वो पैसा एक्चुअली कोई इंडस्ट्रीज के जेब से नहीं गया, वो एक एक्सेस लिक्विडिटी के कारण गया। और उसका परिणाम क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल हावी हो गया हर चीज़ के ऊपर।
और उसके कारण आप देखिए आज माइनिंग सेक्टर को देखिए या टेलीकॉम सेक्टर को देखिए या और कोई भी मैन्युफैक्चरिंग का आइटम को देखिए, तीनों चीज़ें हमारी बिल्कुल ठप हो गई। और ये हुआ काम इसके हिसाब से कि जो भी करप्शन था, अगर हम उसी को पहले मान लेते, उसके करेक्टिव स्टेप लेते, तो काम आगे बढ़ सकता था। हम हर बार उनको कहते रहे कि ये हुआ ही नहीं है, कोई लॉस नहीं है, कुछ नहीं हुआ इकोनॉमी को। तो 3 साल के अंदर आज जिस हालात पे खड़े हैं, अगर मुंगेकर साहब कहते हैं कि सब काम ठीक था, तो आज रुपया क्यों 63 है, क्यों मुद्रास्फीति की दर आज 10% है और क्यों ग्रोथ हमारी आज 4% है। मैं 5% भी ग्रोथ मानने को तैयार नहीं हूँ। जून के रिजल्ट अभी आ जाएंगे 15 दिन में, ये 4% के ऊपर नहीं जा सकती। अगर सारे स्टेप ठीक थे तो आज हम इस हालत पे क्यों खड़े हैं? मुंगेकर साहब, यहाँ पर खास तौर पर एक ओवरऑल क्वेश्चन आपसे मुद्रास्फीति से उठाते हुए, जो जो कदम उठाए गए हैं आरबीआई की तरफ से, लगता है कि उनका रिवर्स इफेक्ट आ रहा है और सरकार की तरफ से जो भी अब जल्द से जल्द हालत को ठीक करने की कोशिशें हो रही है, उनका भी ज्यादा असर पड़ते हुए नहीं दिख रहा है, चाहे वो एफडीआई को बुलाना हो मल्टी ब्रांड रिटेल में या फिर दूसरे कदम है, ज्यादा कंफ्यूजन पैदा हो रहा है। तमन्ना जी, पहली बात यह है कि मैं इकोनॉमी आज बर्बादी की ओर चली है ये मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूँ, क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि अभी आज भी इकोनॉमी का रेट ऑफ ग्रोथ डिसेलरेशन होने के बावजूद भी 5% है। खैर, अभी बात यह है कि जिसका आप जिक्र करते हैं सर, ये बहुत ही आपकी थियोरेटिकल एनालिसिस है। ना वन मिनट, वो जो स्कैम के बारे में पूरी इन्वेस्टिगेशन है, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री रिपोर्ट देगी। रुपये की हालत जो है वो लार्जली, एक तो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ गया है क्योंकि हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं बढ़ा सके, और हमारा 70% ऑयल इंपोर्ट होता है, 50% ईडिबल ऑयल होता है, और एक्सपोर्ट हम बढ़ा नहीं सके और इंपोर्ट्स आर इनइलास्टिक। और सबसे बड़ी बात यह है कि अमेरिका की इकोनॉमी को उभारने आने के बाद, उसको तेजी आने के बाद, जो भी 2.5% अभी अमेरिकी इकोनॉमी ग्रो हो रही है, अमेरिका ने क्वांटिटेटिव ईजिंग किया है, अमेरिका ने बॉन्ड परचेस करने की कोशिश कर रही है, उनका रेट ऑफ रिटर्न 2.5%, 3% हमारे रेट ऑफ इंटरेस्ट से रिटर्न से ज़्यादा है, तो पूरी दुनिया की करेंसी का डिप्रिसिएशन हो रहा है। ये पीयूष गोयल, ये जो तर्क है इनका कि पूरी दुनिया की करेंसी का हाल खराब है, मई से अब तक, लेट मी जस्ट गेट पीयूष गोयल को बोलने दीजिए यहाँ पर। एक्सेप्ट चाइना, कौन सी इकोनॉमी की करेंसी 10% से ज्यादा गिरी है मई से, मुंगेकर साहब? कम से कम जो यूरो हैज डिक्लाइन बाय अराउंड 14-15%। पीयूष गोयल, आपका क्या कहना है इस पर? आप क्या कहते हैं इस लॉजिक पर? My question to Piyush Goyal, except you want China's currency, let my friend Piyush Goyal tell me, except one minute. जी, अच्छा गोयल साहब, मुंगेकर साहब यहाँ पर एक सवाल पूछना चाहते हैं। मुंगेकर साहब बताइए, आपका क्या सवाल है? सवाल ये है, except currency of China, that is yuan, which currency in the world which has not depreciated against dollar during last 1.5 year or during 1 year? जी, गोयल साहब, आपका जवाब। अब मुंगेकर साहब, आप इतने बड़े अर्थशास्त्री हैं, आपको मैं नहीं बड़ा नहीं हो। पहली बात तो 5% ग्रोथ, हमारा पर कैपिटा इनकम इतना लो है कि अमेरिका में 2% ग्रोथ अगर $400 पर कैपिटा पे होता है, वो हो जाता है मच मोर देन जो ग्रोथ 400 नहीं, सॉरी, $40,000 पर कैपिटा पे अगर 2% ग्रोथ होता है तो $800 होता है। भारत का जो पर कैपिटा इनकम पहले करीब $1300-1400 था, वो आपके शासन के मिसमैनेजमेंट की वजह से 33% तो वैसे ही गिर गया रुपए की गिरावट से। तो आज जो पर कैपिटा इनकम हमारी $1200 रह गई है, $1300, उसके ऊपर जब 5% भी ग्रोथ होता है तो उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है, वो $60 होता है, $70 होता है। तो वास्तव में ये ग्रोथ कोई भारत को शोभा नहीं देता। भारत की अपनी डोमेस्टिक इकोनॉमी इतनी स्ट्रांग है कि आज हमने दुनिया से ज्यादा ग्रोथ करनी चाहिए थी। आज भी 45 कंट्रीज हैं देश की जो भारत से ज्यादा ग्रोथ कर रही हैं। और रही बात इकोनॉमिक करेंसी की, फॉरेन एक्सचेंज करेंसी की, यूरो जरूर गिरा है या येन जरूर गिरा है, थोड़ा सा ग्रेट ब्रिटेन पाउंड जरूर गिरा है, लेकिन भारत जितना नहीं गिरा है। आज येन में गिरावट हुई है 6% और भारतीय करेंसी में गिरावट हुई है 16%। आज यूरो में गिरावट हुई है 12%। तो आपका जो ये लॉजिक है, दुनिया को देखने के बदले चाइना से क्यों नहीं अपने आप को कंपेयर करते हैं? हमें जो हमारे से शक्तिशाली देश हैं, जो सुधार के रास्ते पे हैं और जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, उनसे बेहतर होना है
या ये गीत गाते रहना है कि नहीं फलाना ठीक नहीं है, इससे हम जी। बहुत अच्छे हैं। नहीं, मुझे लगता है आज एक जो मैं सवाल देश के आपसे सामने तमन मज में समस्या है, पीयूष से एक सवाल उसकी पूछना पूरी चाहता हूँ। बोलिए, बोलिए, जिम्मेदारी मुंगेकर साहब, आपकी है, बोलिए। आपकी सरकार की। ना अमेरिका का पर कैपिटा इनकम पर एनम $40,000 और इंडिया का 1300 या $1400, उनका 1% ग्रोथ का इम्पैक्ट क्या होता है और भारत का 1% इम्पैक्ट क्या होता है, इसकी कंपैरिजन यदि पीयूष करना चाहते हैं तो आई थिंक दैट देयर कैन नॉट बी लॉजिक ऑफ डिबेट। नहीं, मुंगेकर साहब, जब आपको कंपैरिजन करना है तो आप सिलेक्टिवली कंपेयर नहीं कर सकते हैं। कभी आप कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय फैक्टर्स है, कभी नहीं। यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेना होगा। आई एम सॉरी टू स्टॉप यू, एक छोटा सा ब्रेक लेना होगा, लौटेंगे जल्द ही। आगे ये भी देखेंगे कि पिछले 2 से 3 महीनों में जो कोशिशें यूपीए सरकार कर रही है इकोनॉमी को बचाने के लिए, क्या उसका कुछ फायदा होगा या बहुत देर हो चली है। लौटेंगे इस ब्रेक के बाद। बर्बादी के 5 कदम, ये है हमारा विषय चर्चा का, और यहाँ पर हम बीजेपी और कांग्रेस के साथ अनिल सिंघवी से भी बात कर रहे हैं। अनिल सिंघवी, सवाल आपसे ये है कि पिछले कुछ महीनों में जो सरकार कोशिशें कर रही हैं, 1.1 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट्स क्लियर किए गए हैं हाल ही में, साथ में ही एफडीआई खोल दिया है, कई सेक्टर्स में मल्टी ब्रांड रिटेल में भी क्लैरिफिकेशन के बाद फिर से क्लैरिफिकेशन दी है, क्या इसका फायदा दिखेगा आपको? मेरे हिसाब से दवाई बहुत लेट आई है, पेशेंट कोमा में चला गया, तो अब उस दवाई से इतना फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। पहले एडमिट करना होगा कि वो पेशेंट अब कोमा में है, बिकॉज आज आप देखें कि पिछले 5 दिन से जितना काम किया गया है, रुपया हर दिन उसी तरह से गिरता जा रहा है। तो मेरे हिसाब से जो काम हमने, जो स्टेप्स पिछले 1-1.5 महीने में उठाए हैं, वो कोई कारगर नहीं हो रहे हैं। एक बार रुपये को टच होने दीजिए, जो भी उसका एक बार रन है 65, 66, एक बार उसको जाने देना चाहिए, बिकॉज हमने पूरी इकोनॉमी को थ्रॉटल कर दिया है, पूरी इकोनॉमी को स्ट्रैंगुलेट कर दिया। और सेकेंडली आपने जो बात की कि इन्वेस्टमेंट्स किया या एफडीआई की, सबसे बड़ा काम होना चाहिए कॉन्फिडेंस। आज जो सिचुएशन है वो क्राइसिस ऑफ कॉन्फिडेंस की है, वो कॉन्फिडेंस वापस आना चाहिए। आज हमारी इकोनॉमी अगर 4% पे ग्रो हो रही है, तो बहुत सारी इकोनॉमीज है वर्ल्ड में जो 4% पे ग्रो हो रही है, तो क्यों नहीं अपने जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो दूसरे के काम करेंगे। और यही काम हो रहा है, क्योंकि आज कोई भी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग एक्सरसाइज सरकार की तरफ से नहीं हुई है। हमने भी जो काम किए, रोड शोज किए हैं बाहर जाके, हांगकांग, सिंगापुर, लंदन, न्यूयॉर्क, अरे आप रोड शोज करिए इंडिया के अंदर, इनफ एंटरप्रेन्योरशिप इन दिस कंट्री, और कैपिटल भी है दिस कंट्री के अंदर। जो आज प्रॉब्लम है वो कॉन्फिडेंस की है। तो मेरे हिसाब से सबसे पहले शुरुआत घर में होनी चाहिए। आप हर इंडस्ट्रीज को बुला के उनकी क्या प्रॉब्लम्स हैं, कौन से प्रोजेक्ट्स उनके रुके हुए हैं, उसके ऊपर आप काम करिए, एनएचआई के ऊपर काम करिए। इतना काम हो सकता है कि इकोनॉमी, यही इकोनॉमी जो आज इस हाल पे खड़ी है, मेरे हिसाब से अगर बराबर स्टेप्स ले तो 6-8 महीने में कुछ काम इस पे हो सकता है। तो इसको छोड़ दें तो फिर सिंघवी साहब, जो आप बात कर रहे हैं कि आके बात करें, यहाँ पर प्रॉब्लम यह है कि जब भी सरकार कुछ कम्युनिकेट करना चाहती है तो उसे और कंफ्यूजन पैदा होता है और डर पैदा होता है। आरबीआई ने कुछ नियम रखे, यहाँ पर बाजार को लगा कैपिटल कंट्रोल तो नहीं आ गया, 1991 का फिर से बाजार टैंक कर गए। मुंगेकर साहब, आपसे ये मेरा सवाल है, एफडीआई मल्टी ब्रांड रिटेल में एफडीआई को एक उदाहरण के तौर पर हम ले लें। पहले नियम जारी किए, फिर कुछ क्लैरिफिकेशन किए, क्लैरिफिकेशन के बाद लगा कि कोई आएगा नहीं ऐसे नियमों से, फिर से क्लैरिफिकेशन पर एक और क्लैरिफिकेशन हुई। कौन लगाएगा पैसा भारत में इस वक्त ऐसे माहौल में? देखिए, मल्टी ब्रांड रिटेल का जब बिल पार्लियामेंट में सैंक्शन हुआ, उस पर वोटिंग हो गया था। अब सब पॉलिटिकल पार्टी, बीजेपी इंक्लूडेड, सब पॉलिटिकल पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, उसमें ऐसा एक बिल रहा कि उसमें कंसेंसस हो गया था कि इंडस्ट्री को, यहाँ छोटे इंडस्ट्री, माइक्रोस्कोपिक इंडस्ट्री को यदि प्रोटेक्शन करना होगा तो 30% परचेसेस यहाँ के छोटे डोमेस्टिक मैन्युफैक्चर से करना पड़ेगा। दिस वॉज द यूनियनिमस डिसीजन ऑफ ऑल पॉलिटिकल पार्टीज। दूसरी बात, कम से कम $1 मिलियन खर्चा करना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे मुंगेकर साहब, मेरे सवाल। My dear, I am telling you, this was the policy decided not by the government, by the total consensus. And then basically point is, क्यों? लेकिन उसका फायदा क्या हुआ सर? They are. हमने तो आपका अपोज किया था, बिली प्लॉट government is thinking about what to do in the matter, but whatever decided by the consensus of all political parties. पीयूष साहब यहाँ भी है, वो 30% परचेस डोमेस्टिक प्रोड्यूसर से करना चाहते थे कि नहीं, 50% इन्वेस्टमेंट बैक इन करना चाहिए। अभी उसका नतीजा वेट फॉर सम टाइम।
लेकिन We can wait for some इस time. वेटिंग की हालत में आज हम इस कगार पर खड़े हैं। पीयूष साहब, आपसे एक सवाल है। ये भी सरकार की तरफ से कहा जाता है, गवर्नमेंट सर्कल्स से एक तर्क आता है कि हम चीजें करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऑपोजिशन इस तरह से हावी हो गया है। आप देखिए, सेशन पे सेशन बर्बाद हो गए, कुछ काम नहीं करने देते हैं, और उनके इतने स्ट्रांग ऑपोजिशन की वजह से कोई निवेश भी नहीं आने दे रहा है। हम काम करना चाहते हैं, ये करने नहीं दे रहे हैं। तमन्ना जी, ये एक गलत प्रचार हो रहा है, गलत अफवाहें फैलाई जा रही है और मीडिया भी उसमें दे आर मिसअंडरस्टैंडिंग द सिचुएशन। आप मुझे बताइए, ऑपोजिशन का फर्ज नहीं है क्या कि जनता की आवाज पार्लियामेंट में उठाए? ये करप्शन के, भ्रष्टाचार के इतने बड़े बड़े मामले, अगर ऑपोजिशन चुप बैठती तो सरकार तो और 4 भ्रष्टाचार के कांड करती। इन्होंने किस चीज में भ्रष्टाचार नहीं रोका? रेलवेज में, टेलीकॉम में, कोयले में, डिफेंस प्रोक्योरमेंट, टाटा ट्रक्स, देवास एंट्रिक्स डील, मतलब हम भूल जाते हैं इतने करप्शन स्कैम्स किए। अगर हम चुप रहे तो ये सरकार तो धनाधन देश का पैसा लुटाते जाए, और हम चुप बैठे तो जनता हमसे पूछती है जब हम जाते हैं कि देश का पैसा बचाने की आपकी जिम्मेदारी है कि नहीं। जी, सरकार की जिम्मेदारी है कि वो एक अच्छी साफ सुथरी सरकार चलाए, लोगों को भरोसा दें कि देश का खजाना उनके हाथ में सुरक्षित जी। है। सरकार ऐसे नियम ना लाए जिसमें देश में आम सहमति नहीं है। आखिर 100 चीजें हैं जो सरकार को करनी है, वो क्यों 2 वही चीजें करते हैं आखिर जिसमें में आम सहमति नहीं है? आखिर में पीयूष, मल्टी ब्रांड रिटेल लाने की क्या आवश्यकता थी? 1 रुपया एफडीआई नहीं आया। ये एक सवाल है जिसका जवाब मुंगेकर साहब नहीं दे पाए हैं, लेकिन आखिर में पीयूष, आखिर में मैं एक कमेंट में चाहूंगी अनिल सिंघवी से, क्योंकि वो ना बीजेपी के हैं ना कांग्रेस के हैं। अनिल सिंघवी, आपके मुताबिक क्या अब कुछ हो सकता है? कुछ ही महीने बचे हैं। जहां तक इन्वेस्टमेंट की बात है, एक छोटा सा पॉइंट है, लेकिन सब कह रहे हैं कि जब तक चुनाव नहीं होते हम आगे नहीं बढ़ेंगे, हमें देखना है कि होता क्या है। आपको लगता है इस लिम्बो में रहेगी इकोनॉमी कम से कम चुनाव तक? अगर हम 6 महीने अगर हमने कोई और स्टेप नहीं उठाया तो मेरे हिसाब से तो पेशेंट कोमा से डेड हो जाएगा। तो अब मेरे हिसाब से अब देश के पास में ये लग्जरी नहीं है कि हम इलेक्शन तक की वेट करें और उसके बाद काम करें। मेरे हिसाब से पहले ही बहुत देर हो चुकी है। जब उठे तब सवेरा, आज से काम चालू करें तो अगले 6 महीने में कुछ रिवाइव होगी, नहीं तो इलेक्शन के टाइम तक तो हम बिल्कुल खत्म हो चुके होंगे। समय खत्म हो रहा है इकोनॉमी के लिए भी और हमारे कार्यक्रम पर भी। पीयूष गोयल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। भालचंद्र मुंगेकर और अनिल सिंघवी, बहुत बहुत शुक्रिया।